जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब इस्लामी बलाग का नारा लगाया, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटम की बुनियाद रखी, तो दुनिया ने कैसी है। फवाद चौधरी साहब भी एक वक्त में कहते रहे हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आलमी कुव्वतों ने सजा दी। तो मैं ये कहता हूँ कि उनको सजा दी गई जिन्होंने बुनियाद रखी, तो क्या उसको सजा नहीं दी गई जिसने तजुर्बा करके दुनिया की आंखें खोल दी। और ये क्या हकीकत नहीं है कि आज के वजीर दाखिला जो हैं वो कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ 3-4 लोगों की बात मान लेता तो नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम होता। ये तारीख बहुत लंबी है। पाकिस्तान का एक एटम फॉर पीस प्रोग्राम तो 1950 और 60 में भी था, लेकिन 1972 में 1974 में जब हिंदुस्तान ने अपना पहला जोहरी धमाका किया जिसे स्माइलिंग बुधा कहा गया, तो उस वक्त के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम घास भी खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, एटम बम बना के रहेंगे। और तारीख इस चीज़ की गवाह है कि 1985-86 तक पाकिस्तान, या शायद इससे भी पहले, पाकिस्तान एक डिफेक्टो न्यूक्लियर पावर बन चुका था। ताहम मसलहत के तहत इसराइल की तरह पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खुफिया रखा, पोशीदा रखा, कभी इसका एक्सेप्ट नहीं किया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकत रखता है। ताहम जब हिंदुस्तान ने 1986-87 में, जब हिंदुस्तान में राजीव गांधी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और पंजाब में पाकिस्तान की सरहदों के करीब एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई जिसे ऑपरेशन ब्रास टैक्स गालिबन कहते हैं, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने ज़रब मोमिन को ऑर्गेनाइज किया था। उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत जनरल ज़ियाउल हक प्रेसिडेंट थे। ये ज़रूरी समझा गया कि हिंदुस्तान की टॉप लीडरशिप को ये बता दिया जाए कि पाकिस्तान एक डिफेक्टो न्यूक्लियर पावर है। कहा जाता है कि क्रिकेट डिप्लोमेसी में जनरल ज़ियाउल हक ने राजीव गांधी के कान में ये कह दिया एक क्रिकेट मैच के दरमियान में कि मेरे पास तो बम ही है। ये हकीकत है ये नहीं, लेकिन जो चीज़ क्लियरली पता है वो ये है कि डॉक्टर AQ खान का इंटरव्यू दिलवाया गया प्रोमिनेंट भारतीय जर्नलिस्ट कुलदीप नैयर को 1987 में, 1987 में। और आज के सेनेटर मुशाहिद हुसैन जो उस वक्त के एडिटर थे द मुस्लिम अखबार के, उनके ज़रिए इस चीज़ को फैसिलिटेट किया गया और एक मैसेज कन्वे किया गया पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान के पास एटॉमिक और न्यूक्लियर आर्सेनल है, बॉम्ब्स हैं और हिंदुस्तान किसी किस्म की एडवेंचरिज्म ना करे। ताहम पाकिस्तान को डिक्लेयर करने का मौका उस वक्त मिला जब 11 और 13 मई 1998 को हिंदुस्तान की नई भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने 5 एटमी धमाके किए। जवाबन 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 6 न्यूक्लियर धमाके करके वो एक वाज़ेह पैगाम दिया। उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज शरीफ साहब थे। हकीकत है कि बहुत प्रेशर भी आया उनकी तरफ, खास करके अमेरिका की तरफ से, कि पाकिस्तान धमाके ना करे और गालिबन कुछ फाइनेंशियल एड की ऑफ़र भी की गई थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने और उनकी जो कैबिनेट थी उन्होंने इन मुतालबात को रद्द कर दिया और यूँ पाकिस्तान एक जोहरी ताकत की हैसियत से उभरा। आज के प्रोग्राम में हम इसे तफसील से डिस्कस करेंगे बिकॉज मसला सिर्फ एटम बम की पोजीशन का नहीं है। उसके बाद से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इस जोहरी न्यूक्लियर पोस्चर के हवाले से बहुत सी साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, बहुत सी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हुई हैं जिनका भी मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि उसकी भी बात हो जाए। इसकी पॉलिटिकल डायमेंशंस क्या हैं, वहीं से हम बात का आगाज़ करेंगे, क्योंकि अब से चंद घंटे पहले पंजाब के साबिक चीफ मिनिस्टर और नवाज शरीफ साहब के भाई जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक वीडियो मैसेज के जरिए इसका तमाम तर क्रेडिट जो है वो नवाज शरीफ साहब को ही दिया है। मुझे आज की इस डिस्कशन में PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब मियां जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो भी ज्वाइन कर सकेंगे। पाकिस्तान के मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब, जिनको अब कहा जाता है कि पाकिस्तान के गैलीलियो बन चुके हैं, वो भी हमारे साथ हैं। वो भी मुझे साथ हैं, दोनों के साथ की डिस्कशन होगी। मैं भी इसमें बहुत से कमेंट्स ऐड करता रहूँगा। फवाद चौधरी साहब, आपने बड़ा रद्द अमल किया है। वेरी वार्म वेलकम टू दिस प्रोग्राम। फवाद चौधरी साहब, आपने बड़ा स्ट्रॉन्ग रद्द अमल किया है जब मरीम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने कौम की खातिर कुर्बानी दिया। तो उनका एग्जैक्ट ट्वीट ये है कि यौम तकबीर पर हर साल नवाज शरीफ को की अपनी मट्टी से वफ़ा की दास्तान सुनाता है, वो दास्तान जो वफ़ाओं से शुरू होकर जाली सज़ाओं पर ख़त्म होती है। मगर सलाम है नवाज़ शरीफ पर कि कोई मुश्किल, कोई कुर्बानी न कभी पहले नवाज़ शरीफ की खिदमत की राह में रुकावट बनी और ना इंशाअल्लाह आइंदा बनेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस पर आपने खासा रद्द अमल किया। फवाद चौधरी साहब, क्या वजह है? एक इहाता किया है पाकिस्तान के जो एक एटमी जौहरी ताकत का जो हसूल हुआ, इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो पाकिस्तान के साइंटिस्ट का है, पाकिस्तान के इंजीनियर्स का है, हमारे टेक्नीशियंस का। और उसके बाद यकीनी तौर के ऊपर इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है जिन्होंने इसको शुरू किया, और उसके बाद आने वाली जो पोलिटिकल लीडरशिप है उसको ये क्रेडिट देना पड़ेगा। जनरल ज़ियाउल हक हो, गुलाम इसाक खान साहब हो,
उनमें नवाज शरीफ साहब भी शामिल होंगे, जिन्होंने पूरा एक पाकिस्तान को पॉलिटिकल सपोर्ट दिया। इसी तरह से जो पाकिस्तान की फौजी लीडरशिप है, जिन्होंने इस प्रोग्राम को एक बहुत ही कामयाब तरीके से जो है वो चलाया। और आपको ये भी अच्छी तरह मालूम है कि जो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं वो किस कदर उनको अपनी मंजिल पे पहुंचाना कितना मुश्किल होता है। तो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारों को बहुत बड़ा क्रेडिट देना जो है, ना देना जो है वो ज्यादती हुई। और ये एक मिलकर के एक प्रोग्राम है जो कि हमने किया, जो दायरा के इसमें पूरा जो कौम है उसका इसमें शामिल है, मसाइल हमारे जो है वो इसमें शामिल है। और ये हमारे साइंस की, हमारी टेक्नोलॉजिस्ट की, हमारे टेक्नीशियंस की एक कह लीजिए कि तुरा इम्तियाज है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने साबित किया पूरे इस्लामी ममालिक में, हमने अपनी साइंटिफिक पावर को साबित किया, हमने अपनी जो इल्म है उसको साबित किया कि हम क्यों बरतर हैं बाकी इस मामले में, बाकी जो तमाम जो अक़वाम है उनसे। और साथ जो दुनिया की बड़ी जौहरी ताकतें हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उसमें शामिल है। और उसके बाद मामला सिर्फ यही नहीं रुका, उसके बाद जो पाकिस्तान ने अपना मेजर प्रोग्राम लॉन्च किया, वो भी पाकिस्तान इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का मोस्ट मॉडर्न मेजर प्रोग्राम पाकिस्तान का है। और उसके बाद इसके साथ साथ जो फिर पाकिस्तान ने अपना जो लड़ाका जहाज बनाने का प्रोजेक्ट किया, जो फिल्डर बनाया, और वो भी आपने देखा कि पुलवामा के वाक़े में कितनी सुपीरियरिटी जेएफ फिल्डर ने जो है वो अपनी जाहिर की। ये जो तमाम हमारे जो ये इजहार है इस सारे बयानिए का, बुनियादी तौर के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि उसका क्रेडिट पाकिस्तान की जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है, हमारी जो साइंटिस्ट की कम्युनिटी है, हमारी टेक्नोलॉजिस्ट और इंजीनियर्स की कम्युनिटी है, उसको जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान को एक हम अपना सर फख्र से बुलंद रख सकते हैं कि कितने शानदार तरीके से पाकिस्तान को ये कामयाबियां दिलवाई। तो मेरे ख्याल में इसको क्रेडिट किसी एक शख्सियत का तो बनता भी नहीं है मेरिट के ऊपर, और उनको ये क्रेडिट लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे क्रेडिट ये कौमों के क्रेडिट हैं, एक शख्स का क्रेडिट तो है ही नहीं। अच्छा, मेरे साथ रहिए फवाद चौधरी साहब। मियां लतीफ़ साहब, ये क्या वजह है कि PMLN ने एक ऐसी जगह पे जाके हमेशा क्रेडिट लेने की कोशिश करती है जो इंटेलिजेंटली यानी एक्सेप्ट नहीं हो सकता। दर हकीकत नवाज शरीफ साहब की लेगेसी में अगर ये कहा जाए कि वो पहले पाकिस्तान के लीडर थे जिन्होंने पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क को ये एहसास दिलाया कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मोटरवेज हो सकती हैं, जिन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान में बिज़नेस और इकॉनमी को खोल के प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोग्राम है और इकॉनमी को खोलने की अर्ली 90s में बात की। या वो एक ऐसे सियासी लीडर थे जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम तो है कि उनका सफ़र GHQ से शुरू हुआ, लेकिन फिर वो एक आज़ाद खुद मुख्तार सियासी शख्सियत की हैसियत से उभरे, जिन्होंने अपना एक विजन रखा रीजन के हवाले से, जिन्होंने हिंदुस्तान के साथ हर दफ़ा उसको एंगेज करने की कोशिश की। तो उन चीज़ों पे क्रेडिट लेने के बजाय एक ऐसी चीज़ पे आपकी जमात जो है वो क्रेडिट लेने की कोशिश करती है जहां दिल मानता नहीं है, दिमाग मानता नहीं। क्या आपको याद होगा 1996 में जब आपकी सरहदों के साथ इंडियन फौजें आकर लड़ गई थी और लोग कह रहे थे कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि इतनी लंबी जंग लड़ी जा सके, या हम जंग को अवॉइड करना चाहते थे। तो आपको याद होगा नीला भट्ट के मुकाम पर किसी नवाज शरीफ ने किसी मसलत के तहत समूची इख्तियार न थी, बल्कि नीला भट्ट के मुकाम पर खड़े होकर ये कहा कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन चुका है। और ये तारीखी जुमला नीला भट्ट के मुकाम पर नवाज शरीफ ने यह कहा था कि ये अलमारी में सजाने के लिए खिलौना नहीं है, ये जरूरत पड़ने पर चलाने के लिए हमने बनाया है। ये तारीखी जुमला नवाज शरीफ का नीला भट्ट के मुकाम पर है। अब मैं ये कहूँगा कि जो हमारे दोस्त जिनको फोबिया है, नवाज शरीफ हो गया, मैं बड़ा इज्जत, बड़ा मेरा एक तल्लक है फवाद चौधरी से जाती, वो अपनी जगह, मगर मुझे आज दुख से ये बात कहना पड़ रही है कि ये तो एक हकीकत है कि एटम की बुनियाद रखने वाला सिविलियन जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। ये बात दुरुस्त है कि उसके बाद जितने लोग आते रहे वो अपना हिस्सा इसमें डालते गए। अब आ गए कि जब 98 आया तो भाई बात यह है कि बेशुमार पिछले जो अखबार थे 83 से 98 तक, तो भाई किसने मना किया था कि ये आप धमाका ना करें या ये आप तजर्बा ना करें, मगर नवाज शरीफ को ये जरूरत थी। और जो हम बात करते हैं कि उसको पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की मट्टी से वफा के वजह से उनको सजाएं, ये क्या गलत है?
آپ مجھے یہ بتائیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب اسلامی بلاک کا نعرہ لگایا، جب ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم کی بنیاد رکھی تو دنیا نے کیسی ہے؟ فواد چودھری صاحب بھی ایک وقت میں کہتے رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو عالمی قوتوں نے سزا دی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو سزا دی گئی جنہوں نے بنیاد رکھی، تو کیا اس کو سزا نہیں دی گئی جس نے تجربہ کر کے دنیا کی آنکھیں کھول دی؟ اور یہ کیا حقیقت نہیں ہے کہ آج کے وزیر داخلہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف 3-4 لوگوں کی بات مان لیتا تو نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم ہوتا۔ پاکستان کا جوہری پروگرام ہے اس پہ ہمیشہ سے 100% کنسنسس رہا۔ یہ وہ چیز ہے جہاں پہ کبھی شک نہیں رہا، جہاں پہ کبھی ابہام نہیں رہا۔ یہ وہ چیز ہے جہاں اس قوم کے تمام ادارے، تمام سیاسی جماعتیں، تمام نقطۂ فکر جو ہے وہ متحد رہے ہیں، ان میں ایک اتفاق اور ایک یکسوئیت رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان دنیا کی پہلی اور آخری جو ہے وہ جوہری طاقت ہے۔ کوئی اور مسلم کنٹری جو ہے وہ یہ کیپیبلٹی اچیو نہیں کر سکا۔ ایک بڑا مشکل سا سوال ہے آپ کے لیے۔ نواز شریف صاحب نے جو کسی زمانے میں بڑے ہاکش رہے، انہوں نے بعد میں ہندوستان کو انگیج کرنے کی کوشش کی، جو بڑا قابل مستحسن، بہت ہی اپریشیبل قسم کا ان کا سٹیپ تھا۔ لیکن 2014 میں جب نریندر مودی کی حکومت آ گئی بی جے پی کی، اس کے بعد آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کی پارٹی اور آپ کی پارٹی کے جو آئیڈیالوگ تھے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو، نریندر مودی کی سینس آف ڈائریکشن کو اور تاریخ کے بدلتے ہوئے رخ کو سمجھ نہیں سکے، اور آپ کو پیچھے ہٹنا تھا لیکن آپ ان کو ایمبریس کرنے کی کوشش کرتے رہے، جس سے آپ کو پاکستان کی سیاست میں بہت نقصان ہوا آپ کی جماعت کو؟ ڈاکٹر محیط صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی بھی حکومتی نمائندے کے ساتھ بیٹھا ہو تو وہ زیادہ متاثر ہو جاتا ہے اس سے، جس طرح آپ متاثر ہو رہے ہیں فواد چودھری صاحب سے۔ مگر میں سب سے پہلے فواد چودھری صاحب کو اس چیز کا کریڈٹ دیتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ان کی ایفرٹ سے یہ کم از کم ضرور ہوا کہ پاکستان کے اندر ایک عید ہوئی، اور میں بالکل اور وقت پہ صحیح فیصلہ انہوں نے کروایا اپنی وزارت کے حوالے سے، کہ دباؤ میں ہم نے فیصلے کیے، یا ہم نے اگر کہا کہ اپنے گھر کو درست کرنا چاہیے تو کام ہم نے غلط نہیں کیا تھا۔ اگر ہم اس وقت اپنے گھر کو درست کر لیتے تو دباؤ میں جو فیصلے آپ کی حکومت نے کیے ہیں اور جن لوگوں کو سزائیں دی ہیں، جو کشمیر کے اندر جہاد کرتی رہی، ان کو سزائیں دینے پر آج آپ اس طرح مجبور نہ ہوتے۔ دوسرا میں یہ کہوں گا کہ کشمیر کا آپ ذکر کرتے ہوئے خدا کے لیے کچھ تھوڑا سوچ لیا کریں، کیونکہ آپ تو ایک تقریر کر کے آ گئے اور اس کے بعد کشمیر پر قبضہ ہو گیا، اور اس کشمیر کا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مودی کا جواب نہ دیا، یا مودی سے ڈاکٹر محیط صاحب جو کہتے ہیں کہ ہمارے تعلق بہت اچھے رہے، یا ہمارا جو فوج جو ہے، ہماری پالیسی جو ہے خارجہ پالیسی، وہ آج سے یا ہماری حکومت کے دور سے پہلے کی جو پالیسی تھی وہ درست تھی، تو میں محیط صاحب یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا واجپئی نے آ کر پاکستان کے اندر جو پرائم منسٹر تھے انڈیا کے، اس نے کشمیر ایشو کو تسلیم نہ کیا؟ کیا اس نے یہ کہا نا کہ بغیر جنگ کے، بغیر گولہ بارود، بغیر ایٹمی قوت کی دھمکی دیے، اس نے یہ کیا ہماری پھر کامیاب خارجہ پالیسی نہیں تھی؟ کیا ہماری پالیسی پھر درست نہیں تھی؟ اور آج مجھے یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ مجھے یہ تو کوئی بتا دے کہ کیا ہمارے دور میں مقبوضہ کشمیر پر اس طرح قبضہ ہوا جس طرح آج قبضہ ہے؟ اور ہماری حکمت عملی آج کتنا عرصہ ہو گیا وہاں قبضہ ہوئے انڈیا کی طرف سے، کیا ہماری حکمت عملی سامنے آ سکی؟ کیا اس حکومت نے جو اس پہ فواد چودھری صاحب کو جواب دینے دیجیے، بیکاز 3-4 آپ نے تابڑتوڑ قسم کے الزامات جو ہیں وہ لگا دیے۔ ایک سیکنڈ دوسرا میں یہ کہوں گا کہ یہ بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ 1992 میں کرکٹ جو عالمی قوت عالمی وہ فاتح ٹیم بنے، ورلڈ کپ جیتا، تو اس کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، حالانکہ پوری ٹیم کھیلی تو تب وہ آپ نے کپ جیتا۔ تو آپ جس دور میں کوئی ایٹمی قوت بنتا ہے یا تجربہ کرتا ہے، اس کو یہ کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہو، جبکہ آپ کی حکومت سے پہلے تمام حکومتوں نے یہ کریڈٹ نواز شریف کو دیا۔